देखिए आज की वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो कि हरियाणा बोर्ड के द्वारा आज ही आयोजित किया गया था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है, यानी आपको वी की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट और इसकी शक्ति दी गई है आपको 100 वोट। फिर क्या कहा गया कि अगर इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो देखिए आपको पता है शक्ति का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहां हम पहले क्या करेंगे, आर यानी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। वी आपको दिया गया है 220, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पी आपको दिया गया है 100। तो यहां से आप रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कैलकुलेट कर लेंगे और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 484 ओम। देन सेकंड केस, अगर हम इसे 110 वोल्ट पर संचालित करें तब इसकी पावर क्या हो जाएगी। तो हमें पता है पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। अब आपका v क्या हो गया 110 इंटू में 110 डिवाइडेड बाई आर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि बल्ब तो आपका सेम ही है, रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा 844। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25 वोल्ट, सॉरी 24 वाट। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि शक्ति का छोटा मात्रक, तो सबसे छोटा जो मात्रक वो क्या होता है, आपका वाट होता है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कि बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए यहाँ पर कोई ना कोई अक्रिय गैस हम भरते हैं और इसके लिए आर्गन व नाइट्रोजन गैस फिल की जा सकती है बल्ब के अंदर, क्योंकि दोनों ही अक्रिय गैस है, आसानी से रिएक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि नेत्र में अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करके रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकस करने की क्षमता होती है। बिल्कुल होती है, हमारी आंख की ससंजन क्षमता होती है। इस घटना को ससंजन की शक्ति के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये किसी भी तरह से इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि उसके अंदर ये ससंजन क्षमता किसके कारण होती है, कौन सी पेशियां हैं जो लेंस के फोकल लंबाई को कम या फिर ज़्यादा करती हैं। इसलिए दोनों ही बातें सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। तो संभवतः वो कौन सा दर्पण आपका होता है। तो यहां आपका जो आंसर होगा वो केवल उत्तल दर्पण होगा। तो देखिए उत्तल दर्पण के अंदर आप चाहे इनफाइनाइट के ऊपर हो या फिर ध्रुव और इनफाइनाइट के बीच में आप कहीं पर भी अगर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा बनता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। तो हमें नीले रंग का पता है क्योंकि यहाँ प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री की हम बात करते हैं तो वहां पर वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने के कारण जो भी प्रकाश आता है उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो सीधा सा उत्तर क्या हो गया कि वायुमंडल के अभाव के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार भिन्न भिन्न हैं। तो देखिए जो द्विखंडन आपका है उसमें एकमात्र कोशिका दो कोशिकाओं संतति कोशिकाओं में बदलती है, यानी इस प्रकार का अगर आप जनन की बात करेंगे तो ये अमीबा में पाया जाता है। लेकिन अगर आप बहुखंडन की बात करते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम के अंदर पाया जाता है, ये यहां पर एक जो संतति कोशिका होती है ये कई सारी एक जनन जो मात्र कोशिका है वो कई सारी संतति कोशिकाओं के अंदर विभक्त होती है। दूसरा अंतर देखिए, यहां इनके चारों ओर आप देखेंगे तो एक सुरक्षात्मक कवच बना हुआ है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट अगर अंतर की बात करें तो देखिए ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है जबकि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी चढ़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो देखिए ये आपका एक चढ़ चुंबक हो जाता है जिसमें ये ध्रुव उत्तरी हो गया, इसे आपने दक्षिण बता दिया। अब इस प्रकार से आपको पता है उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार का डायग्राम जो है आपको बनाना था, यहां आते हुए दिखा देंगे। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो देखिए चित्र बना रहे थे उसी टाइम आपको गुण का पता चल जाता है। तो पहला गुण अगर हम बात करें तो किस ध्रुव से ये निकलती हुई प्रतीत होती है आपको, उत्तरी ध्रुव से, और किधर जाती है ये, दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती है। नंबर दो आप देखेंगे कि एक दूसरे को कभी भी
काटती नहीं है। तीसरा अगर हम गुण की बात करेंगे तो ध्रुवों के नज़दीक आप देखेंगे ये नज़दीक होती हैं, और जैसे जैसे आप ध्रुव से दूर जाएंगे तो ये एक दूसरे से क्या होती जाती हैं, दूर होती जाती हैं। और इसी प्रकार ये क्या बनाती हैं, एक प्रकार से बंद वक्र का निर्माण करती हैं। यानी आपका मैग्नेट, और जब यहाँ से आप इन रेखाओं को दिखाते हैं तो इस प्रकार से एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। और अगर ध्रुव के नज़दीक देखोगे तो ये बिल्कुल आपको नज़दीक नज़दीक दिखाई देती हैं, जबकि जैसे जैसे आप ध्रुव से दूर जाते हैं तो इनके बीच में दूरी बढ़ती जाती है और कभी भी ये एक दूसरे को काटती नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ओम के नियम को परिभाषित करिए। तो ओम का नियम सीधा सा क्या कहता है, V समानुपाती I। फिर आप क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। यानी कि किसी भी चालक तार में जो धारा का मान है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ये आपका ओम का नियम है। प्रतिरोध का एस आई मात्रक बताइए। तो प्रतिरोध का एस आई मात्रक आपको पता है क्या होता है, ओम होता है। ओम के नियमानुसार निम्न में से प्रतिरोध का सही समीकरण है। तो प्रतिरोध का समीकरण अगर यहाँ से निकालेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। अभी देख लीजिए किसके अंदर है, आपका ये फर्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर है, ये तो गलत है। नेक्स्ट देखिए, किसी लेंस की एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। अब हमें पता है कि लेंस की क्षमता D इज इक्वल टू क्या हम बोलते हैं, 1/f बोलते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी जो फोकल लेंथ या फोकस दूरी जो है वो 1 मीटर है, तो आपकी लेंस की क्षमता कितनी आएगी, एक डायोप्टर आएगी। यानी कि यदि आपकी लेंस की क्षमता 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, 1 डायोप्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे तो सेम इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको f की वैल्यू दे दी और आपसे लेंस की क्षमता पूछा गया है। तो p इज इक्वल टू आपको पता है 1/f, f की वैल्यू आपको दी गई है 2 मीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 डायोप्टर। नेक्स्ट देखिए, आपको एक लेंस सूत्र बताना है और दर्पण सूत्र बताना है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जबकि दर्पण सूत्र आपको पता है 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। अब यहाँ f क्या है, v क्या है और u क्या है। u आपका जो भी बिंब है उसकी दूरी होती है, v प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो इस तरह से आप दोनों के सूत्र आराम से लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए सबसे पहले अगर हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं तो ये आपका अवतल दर्पण, और ये होता है इसका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरण आती है वो यहाँ से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष को किसी एक बिंदु पर काटती है, और उसे क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस बोला जाता है। नेक्स्ट, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो वो कौन सा दर्पण होता है, आपका अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। देखिए इसका कारण क्या है। एक तो ये जो दर्पण है, ये इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है और सीधा बनता है। दूसरा, इसके जो देखने का क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, यानी कि आपको पीछे का एक बड़ा दृश्य एक छोटे दर्पण के अंदर दिखाई दे जाता है, जिस कारण हम उत्तल दर्पण का जो उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और जल्दबाजी अगर किसी ने करी होगी तो शायद गलत हो गया होगा। नमकीन को पैकेट से निकालने के उपरांत विकृत गंधिता से बचाने हेतु आप क्या उपाय करेंगे। प्रति ऑक्सीकारक मिलाएंगे, नाइट्रोजन गैस भरेंगे, वायुरोधी डब्बे में रखेंगे, उपरोक्त सभी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है कि विकृत गंधिता को बचाने के लिए आप क्या करते हैं। अगर ये क्वेश्चन होता है तो देखिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जा सकते हैं, नाइट्रोजन भर के रखी जा सकती है, वायुरोधी डिब्बों में भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है कि आपने नमकीन को पैकेट से बाहर निकाल लिया। अब देखिए ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिले होते हैं, हम बाहर से कैसे ऐड करेंगे, हमें नमकीन को खाना है। नाइट्रोजन गैस आप कैसे भर के रख सकते हैं, वो तो उसके अंदर जो भी आपका पैकेट था उसमें भरी हुई थी। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने नमकीन का पैकेट फाड़ लिया तो हम उसको एयर टाइट कंटेनर यानी वायुरोधी बर्तन में भर सकते हैं। तो बहुत ही अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ये उत्तर डेफिनेटली दिया होगा। बहुत से बच्चे उपरोक्त सभी भी करके आए होंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा कि विकृत गंधिता से बचाने तो क्या करेंगे, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि नमकीन को पैकेट से निकालने के बाद, अब निकालने के बाद तो हम वायु जो एयर टाइट आपके डिब्बे होते हैं उन्हीं में भर के रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड, AU।
सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? देखिए, आयनिक जो यौगिक होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट इकाई क्या होती है? आयन्स होते हैं, धनायन होता है और ऋणायन होते हैं। धनायन और ऋणायन के बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करते हैं, जिसके कारण इनके जो गलनांक हैं वो उच्च होते हैं और इसी के कारण ये क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय संरचना भी बना लेते हैं। तो आप इस क्रिस्टलीय संरचना को तोड़ने के लिए और इस बंध को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। परिणाम स्वरूप जो भी आपके आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपका अभिकथन और कारण का है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। बिल्कुल HCl अम्ल बनाता है हमारा स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये गलत बात है ना, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को कैसा करते हैं? लाल करते हैं। तो आपकी जो अभिकथन है वो तो सही है और ये आपका क्या है? कारण जो है वो गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोह चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? अब आपको सबको पता है कि धातु और अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो एक तो हाइड्रोजन गैस देते हैं और दूसरा उस धातु का कोई लवण बनाते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण आपका क्या होता है? CaOCl2, इसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। सेकंड आपसे पूछा गया है कि इसके कोई दो उपयोग बताइए। तो पहला उपयोग, नाम इसका ब्लीचिंग पाउडर है, तो आप देखिए क्या रंग उड़ाने के आप काम में लेते हैं इसको। जो भी स्ट्रेन होते हैं कलर को उड़ाने का काम इसका ब्लीचिंग पाउडर का ही है। इसी प्रकार से पानी के अंदर भी मिलाया जाता है क्योंकि ये किस नेचर का होता है? कीटाणुनाशी होता है। तो कीटाणुनाशी के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं और रंग उड़ाने के अंदर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये सामान्य दो इसके उपयोग हो गए। जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है वो अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं दर्शाते हैं? क्योंकि जब अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अम्ल। अब जब जल उपस्थित नहीं होगा तो जो अम्ल है उनका वियोजन नहीं होगा, और जब वियोजन नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे। परिणाम स्वरूप ये अम्लीय व्यवहार जल की अनुपस्थिति में नहीं दर्शाते हैं। अगला उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो अम्ल और क्षार, ये मैंने क्षार लिया और ये मैंने अम्ल लिया, इनके बीच जो अभिक्रिया होती है उससे बनता है लवण प्लस जल, साथ में ऊष्मा निकलती है और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो बहुत ही आसान आपका ये प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लोहे की कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया। ये आप सबको पता है अभिक्रिया क्या होती है और क्या बनेगा? कॉपर प्लस FeSO4 बनेगा। तो दी गई टेबल में कौन सा विकल्प ऑक्सीकृत और अपचायक एजेंट को सही ढंग से दर्शाता है? तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, Fe जो है वो Fe2 पॉजिटिव में बदल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब होता है कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इसका ऑक्सीकरण हो किसकी वजह से रहा है? ये हो रहा है कॉपर सल्फेट की वजह से। तो ये तो आपका ऑक्सीकारक है और ये आपका अपचायक है। अब इस टेबल के अंदर हम देखते हैं कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा बैठता है। तो देखिए टेबल मुझे ये सही नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ इन्होंने पूछा है कि ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीडाइज्ड, और एक आपको उस सब्सटेंस को बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट को बताना है। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? आयरन हुआ है। देन रिड्यूसिंग एजेंट बताना है दूसरे में। आप क्वेश्चन इंग्लिश में आप देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखिए अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन किया किसने? कॉपर सल्फेट ने, तो ये ऑक्सीकारक है। और रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन हुआ? क्योंकि आयरन, कॉपर की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव किस में जा रहा है? कॉपर में जा रहा है। तो कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। तो इसका अपचयन कर कौन रहा है? आयरन कर रहा है। तो आयरन जो है दोनों ऑप्शन में वो आपका सही ऑप्शन है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट, एक्चुअली यहां आपका रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था। तो आयरन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये टेबल मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इसके ऊपर। अगर इंग्लिश मीडियम के हिसाब से देखें तो सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज्ड, अब मैं कहूँगा कि आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है Fe2 पॉजिटिव के अंदर। अब रिड्यूसिंग एजेंट अगर मुझसे पूछे
तो अगर आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। किसने किया, आयरन ने किया। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन हुआ है, मेरा आयरन हुआ। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखें तो ए बैठता है, बट टेबल के ऊपर जो लिखा गया वो मुझे सही नहीं लिखा, सब्सटेंस रिड्यूस्ड लिखा हुआ है। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस की अगर हम बात करें, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, तो या तो कॉपर 2 पॉजिटिव लिखो या फिर कॉपर सल्फेट लिखना चाहिए था। नेक्स्ट, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आप सिंपल सबसे पहले ये इक्वेशन आप पढ़ते हैं, जैसे Mg प्लस MgO, आप इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा आपके क्रियाकारक मिलकर के एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, सोडियम। अब आपको सोडियम का पता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो देखिए सबसे पहले आपका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गई, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन ये सेकंड हो गई, सेकंड के अंदर आप कितने दिखा देंगे, 8 दिखा देंगे, और थर्ड के अंदर 1 दिखा देंगे, यानी 2 8 1, इसके बिंदु संरचना बना सकते हैं। इसी तरह से आप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो फर्स्ट जो आपका शेल आएगा उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे और दूसरे शेल के अंदर आप 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे, यानी कि 2,6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिंदु संरचना बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में कोई 3 अंतर बताइए। तो देखिए अगर हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो आपको पता है कि जो मेटल होते हैं वो जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। जबकि अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर या फिर न्यूट्रल होते हैं। थर्ड, अगर हम देखें इनके डिफरेंस में, तो जो मेटल होते हैं वो जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ मेटल को छोड़ करके, जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम। जबकि अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल इजीली रिएक्ट कर लेते हैं और एक स्टेबल यानी कि स्थायी हाइड्राइड बनाते हैं। आप बहुत से एग्जांपल जानते हो, जैसे CH4 लिखते हो आप, NH3 लिखते हो आप, PS3 लिखते हो, H2S लिखते हो। इस प्रकार के बहुत से स्टेबल हाइड्राइड बनाते हैं, यानी नॉन मेटल आसानी से हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं, जबकि कुछ मेटल को छोड़ करके बाकी ऑलमोस्ट जो मेटल होती है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इस प्रकार से आप 3 रीजन बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें, आपको दिया गया है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण, यानी शब्दों में आपको समीकरण लिखनी है, और उसके बाद संतुलित समीकरण आपको लिखनी है। क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ। तो मैं सिंपल रिएक्शन लिख देता हूँ, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, H2SO4 हो गया। क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन। अब आप इसी को शब्दों में लिख सकते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो मैग्नीशियम यानी आपका Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl क्या बना देगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 लगा देंगे, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह चूर्ण के साथ या आयरन फिलिंग के साथ। तो आयरन आपका क्या होता है, Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया, HCl क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड FeCl2, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए आपने कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर के अंदर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इन पर हाइड्रोजन का योग करवाना निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, ताकि वो किस में बदल जाएं, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में बदल जाएं। ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों पर हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अब इसका इंडस्ट्रियल यानी उद्योग के अंदर क्या अनुप्रयोग है। देखिए आपने सबने नाम सुना होगा वनस्पति तेल, एक आपने दूसरा जो नाम सुना होगा उसे हम जंतु वसा भी कहते हैं। एक्चुअली ये तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण द्वारा ही किसमें बदला जाता है, जंतु वसा के अंदर। तो ये इसका औद्योगिक उपयोग हो गया।
कि आप इस विधि के द्वारा जो वनस्पति तेल है जिनके अंदर लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं उनको जंतु वसा यानी संतृप्त कार्बन वाली श्रृंखलाओं में बदला जाता है, यानी डालडा घी बनाया जाता है। किससे? वनस्पति तेल से। नेक्स्ट देखिए, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। अब ये क्रिया विधि समझने के लिए सबसे पहले अगर हम साबुन के अणु की संरचना देखें तो साबुन के अणु की संरचना में दो भाग होते हैं। एक ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है जिसे नॉन पोलर या अध्रुवीय भाग कहते हैं, और एक जो भाग होता है वो ध्रुवीय भाग होता है। अब तो जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है इसी अध्रुवीय भाग होता है, ये जल प्रतिकर्षी होता है, और जो ध्रुवीय भाग होता है वो जल आकर्षी होता है, यानी जल की तरफ आकर्षित होता है। अब जो मैल या चिकनाई की अगर हम बात करते हैं तो मैल और चिकनाई इस ध्रुवीय भाग के अंदर घुलनशील होती है। तो ये क्या करेंगे, जो साबुन के हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो मैल या चिकनाई को इस तरह से पकड़ लेता है, और ये जो ध्रुवीय भाग होते हैं जल को आकर्षित करने वाले होते हैं। तो जब इस पर वाटर की स्प्रे हम करते हैं तो ये भाग वाटर के साथ जुड़ करके इस स्ट्रेन को या चिकनाई को कपड़े से क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको साबुन के अणु की सामान्य संरचना पता होनी चाहिए, और उसके बाद ये किस तरह से सफाई प्रक्रिया को करते हैं इसके बारे में आपको बताना था, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का आपसे पूछा गया है तो आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते थे। पहले मैं आपको साबुन के अणु की संरचना, इसके दोनों भागों के बारे में, फिर कौन सा भाग जल आकर्षी होता है और कौन सा भाग जल प्रतिकर्षी होता है, फिर उसके बाद जब हम साबुन को अप्लाई करते हैं तो कौन सा भाग जो है मैल या चिकनाई के साथ जुड़ जाता है, और उसके बाद जब हम उसके ऊपर पानी डालते हैं तो कौन सा भाग जल से आकर्षित होकर के और इस मैल या चिकनाई को दूर कर देता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन के दो गुण धर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो एक मैं कहूं श्रृंखलन, यानी कार्बन जो है अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखता है जिसे हम कहते हैं श्रृंखलन। दूसरा अगर मैं बात कहूं तो कार्बन जो है अनेक प्रकार के आबंध बना सकता है। ये 4 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, ना केवल कार्बन एटम के साथ बल्कि अन्य कई प्रकार के तत्वों के साथ। और इसी कारण जो इसके यौगिक हैं उनकी संख्या बहुत ही विशाल होती है। नेक्स्ट देखिए, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? देखिए, एक है आपका एथेनॉल यानी C2H5OH, और दूसरा है आपका एथेनोइक अम्ल जो कि आपका CH3COOH। क्योंकि ये तो अम्ल है और ये अम्ल नहीं है। अब आपके ध्यान में आ गया होगा कि हम कौन से भौतिक और कौन से रासायनिक गुण आप बता सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि लिटमस जो पत्थर अगर लेंगे तो आपको पता है अल्कोहल जो है वो लिटमस पत्थर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। आप इसमें नीला लिटमस डुबाएंगे नीला रहेगा, लाल डुबाएंगे तो वो लाल रहेगा। लेकिन ये तो अम्ल है, ये क्या करते हैं, नीले लिटमस को बदल देते हैं किसके अंदर, लाल लिटमस के अंदर। तो एक तो आपका ये भौतिक गुण हो गया। दूसरा अगर हम रासायनिक गुण की बात करें तो आपको पता है अम्ल जो होते हैं वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो अम्ल क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। तो जब आप एथेनोइक अम्ल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसके साथ करवाएंगे तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जबकि अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो आप देखेंगे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इस प्रकार से आप अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका स्रोत दिए गए संकेत दर्शाती है। जैसे क्रम संख्या 1 पर लिखा गया कि यौगिक ए व्यापक रूप से अचार में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। अचार को परिरक्षित करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, सिरके का। और सिरका वास्तव में क्या होता है, एसिटिक एसिड, या आप इसे क्या कह सकते हैं, एथेनोइक अम्ल होता है। उसके बाद ये कह रहा है कि ए जो है वो एथेनॉल अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मीठी गंध वाला, अरे मीठी गंध वाले तो क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। तो बिल्कुल जब ये आपका एसिड एथेनॉल अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। और इस एस्टर के अंदर किस प्रकार की गंध होती है, मीठी गंध होती है। तो उस यौगिक ए का और यौगिक बी को पहचानिए। तो यौगिक ए क्या हो गया आपका, एथेनोइक अम्ल हो गया, और यौगिक बी क्या हो गया आपका, इसको आप एथिल एसीटेट कह सकते हैं, एस्टर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एस्टर है और इसका नाम एथिल एसीटेट है। इसी प्रकार से जब यौगिक ए वॉशिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस है, तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। और समीकरण लिखिए, तो आप समीकरण आसानी से लिख सकते हैं इसके लिए। अम्ल और इनके बीच में आपको अभिक्रिया का पता है, मैं लिख देता हूं अभिक्रिया।
देखिए ये आपका एथेनोइक अम्ल CH3COOH प्लस ये वॉशिंग सोडा NaHCO3, क्या होगा, सोडियम एसिटेट बनेगा CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपका वाटर निकलेगा। तो ये आपकी रिएक्शन है और ऑलरेडी ये बैलेंस्ड भी है, तो ये आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि पर्यावरण मित्र नहीं है। तो देखिए गुब्बारा क्योंकि प्लास्टिक के बने होते हैं और इनका डिग्रेडेशन या अपघटन नहीं होता है आसानी से, इसलिए पर्यावरण मित्र नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन कौन सी परत को नुकसान पहुंचाते हैं? तो ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन सी ग्रंथि हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की कौन सी ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए, तो देखिए जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो आयोडीन उसके लिए चाहिए, तो थायराइड जो ग्लैंड है उसको आयोडीन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका अभिकथन और कारण वाला है कि तने पादप में तने की वृद्धि का कारण हार्मोन होते हैं। बिल्कुल हार्मोनों के कारण जो प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है, बिल्कुल जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है जो कि तने की वृद्धि में सहायक है। हाँ, ये तने के अंदर जो आपके परव होते हैं, इन परव की लंबाई को ये बढ़ा देते हैं, तो वृद्धि में सहायक है, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से मानव में नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए अंडाशय है आपका, गर्भाशय है और डिंब वाहिनी है, ये तो मादा जनन तंत्र के भाग है। और शुक्रवाहिका जो है ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये किसका भाग है? नर जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो देखिए इसके लिए मैं आपको डायग्राम के ऊपर ले चलता हूं, वहां से मैं आपको समझाता हूं। और देखिए जो आपके शुक्राणु होते हैं ये वृषण में बनते हैं, और जो शुक्राशय यानी जिसको आप सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ये इसके अंदर एक तरल पदार्थ डालते हैं। अब ये तरल पदार्थ क्या काम करता है? ये दो काम करता है। एक तो इन शुक्राणुओं को ये पोषण प्रदान करता है और दूसरा इनके परिवहन में भी सहायक होता है। तो जो शुक्राशय और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करते हैं कि जो वृषण में जो शुक्राणु जो बनते हैं इनमें एक तरल पदार्थ मिलाते हैं, और ये तरल पदार्थ दो काम करता है। एक तो इन शुक्राणुओं का पोषण करता है, और दूसरा क्योंकि माध्यम अगर तरल हो जाएगा तो ये शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से परिवहन कर पाएंगे, तो ये परिवहन में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? ये मैंने आपको सैंपल पेपर में बहुत अच्छे से समझा रखा था कि जो हमारा मस्तिष्क है वो एक गार्डियन का काम करता है। सीधे तौर पर ये प्रतिवर्ती क्रियाओं में कोई भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन आपको पता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। सारी क्रियाएं इसी के कंट्रोल में होती हैं, क्योंकि कुछ क्रियाएं इतनी तीव्र होती हैं कि मस्तिष्क तक अगर उनका संदेश पहुंचता, उन पर विचार विमर्श होता तो हमें नुकसान हो सकता है, और इसी के कारण प्रतिवर्ती क्रियाओं का उद्भव हमारे शरीर के अंदर हुआ था। तो प्रत्यक्ष रूप से मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं है, और अप्रत्यक्ष रूप से गार्जियन का काम करता है जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। और कुछ ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो सीधे मस्तिष्क, जो कि आपके ओलिफैक्टरी भाग के अंदर, धड़ से ऊपर वाले भाग के अंदर जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनका अगर हम केंद्र देखेंगे तो वो मस्तिष्क में होता है। तो इस तरह से आपका एक उत्तर जो है वो होना चाहिए कि जो मस्तिष्क है उसकी स्पष्ट कोई भूमिका नहीं होती है, सिर्फ ये गार्जियन का काम करता है। और अगर आप इसका और डिटेल में उत्तर देखना चाहते हैं तो मैंने सैंपल पेपर के अंदर आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर रखा है। नेक्स्ट देखिए, हम एक अगरबत्ती की गंध का कैसे पता लगाएंगे? अब हमारे अंदर घ्राण इंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा हमें उसकी खुशबू का पता चलता है। अब अगर हम ये देखें कि वो कहाँ पर होती हैं, तो देखिए आपका जो मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क भाग है, उस अग्र मस्तिष्क वाले भाग के अंदर सूंघने का केंद्र होता है, ओलिफैक्टरी केंद्र होता है, और उसी से हमें पता चलता है किसी भी अगरबत्ती की गंध के बारे में। नेक्स्ट देखिए, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? तो देखिए इसके लिए मेंडल ने क्या किया, दो गुणों का एक साथ अध्ययन किया, यानी द्विसंकर संकरण करवाया, जिसके लिए इन्होंने क्या किया, ऐसे पौधों का चयन किया जिसके बीज गोल थे और गोल के साथ साथ पीले थे यानी येलो, और दूसरा पौधा जो इन्होंने लिया उसके बीज झुर्रीदार थे और हरे रंग के थे। अब इन्होंने इसमें क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो आपको F1PD मिलती है, और F1PD में आपको पता है प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहाँ जो पौधा मिलेगा वो अपने गुणों के अंदर अशुद्ध होगा, यानी विषम युग्मजी पादप मिलेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। जब इन पौधों का आप स्व निषेचन करवाते हैं, और स्व निषेचन करने का तरीका मैंने आपको पहले से बता रखा था कि यहाँ से सबसे पहले आप युग्मक बनाएंगे। अब युग्मक चार तरह के बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं। तो मैं इस चेकर बोर्ड को पहले फिल कर देता हूँ और उसके बाद इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए इसे मैं एक चेकर बोर्ड की सहायता से आपको समझाता हूँ कि मेंडल ने क्या लिया
इस प्रकार के समयुग्मजीय पादप लिए। अब ये इनके बीज कैसे हैं? गोल हैं, और इनका रंग कैसा है? पीला है। और ये बीज कैसे हैं? झुर्रीदार हैं, जिनका रंग कैसा है? हरा है। अब इनमें इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और F1 संतति प्राप्त हुई। अब F1 संतति के बीज हम देखेंगे, क्योंकि कैपिटल Y जीन है, इसका मतलब आपके जो बीज हैं वो किस रंग के हैं? पीले रंग के हैं। कैपिटल R है, इसका मतलब आपके बीज कैसे हैं? गोल हैं। फिर इन्होंने इसमें स्वपरागण करवाया, और चेकर बोर्ड में देखिए आप, अगर इस पहले पौधे को देखेंगे तो ये बिल्कुल अपने एक किसी न किसी जनक पौधे जैसा है, गोल है और पीले रंग के। यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल आर आ गया, तो यानी 9 पौधे आपको ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल गोल हैं और जिनका रंग कैसा है? पीला है। अब यहाँ एक कॉम्बिनेशन आप देखिए, इस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये झुर्रीदार है आपका, लेकिन बीज का रंग कैसा है? बीज का जो रंग है वो पीला है। जबकि आप देखिए यहाँ किसी भी कॉम्बिनेशन में ये दोनों कैरेक्टर एक साथ नहीं है। यहाँ देखिए आप कैसे हैं, आपके बीज गोल हैं लेकिन साथ में कैसे हैं? हरे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप दो लक्षणों को लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक तो बीज का आकार लिया और एक बीज का रंग लिया, तो ये दोनों लक्षण जो हैं जब अगली पीढ़ी में जाते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं रहते, ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। और यही मेंडल का नियम है, जिसे कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी अगर आप दो लक्षणों के एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में किस प्रकार से वो जाते हैं अगर स्टडी करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि एक लक्षण की वंशागति के ऊपर दूसरे लक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आपको, आप इस चेकर बोर्ड में देखिए, ये दो नए कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, वरना आपको सिर्फ दो ही तरह के कॉम्बिनेशन मिलते, अब आपको 4 तरह के कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वो क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार और पीले बीज वाले से करवाया जाए तो क्या होगा? तो आप ये आराम से चेकर बोर्ड की सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम संतति में बीज की आकृति और रंग कैसा होगा? यानी आपको इस क्वेश्चन में इस तरह का संकरण करवाना है और उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। तो देखिए, इसके लिए हम एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं, जो इसमें लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले में लिखा गया है कि गोल और हरे बीज, तो गोल यानी आपने इसके लिए जीन लिए कैपिटल आर, और बीज हरे बीज यानी स्मॉल वाई। इनका आपको संकरण करवाना है किसके साथ? झुर्रीदार यानी स्मॉल आर, और पीले यानी कैपिटल वाई और कैपिटल वाई वाले बीजों के साथ। तो यहाँ से आपके युग्मक क्या बनेंगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ से क्या बनेंगे? स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब यहाँ से आप F1PD प्राप्त करेंगे तो यह हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब देखिए, यहाँ प्रभावी लक्षण वाले जीन उपस्थित हैं, तो बीज कैसे होंगे? गोल होंगे और पीले होंगे। तो आपसे प्रथम संतति में बीज की आकृति गोल है और बीज का रंग कैसा है? पीला होगा। संकरण का सचित्र दिखाइए, तो आप इस तरह से सचित्र आप इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन आपको तैयार नहीं करनी है इसमें। नेक्स्ट आपसे दिया गया है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो केवल आपको चित्र बनाना है, तो मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये वाला नामांकित चित्र बनाना था। आप बिल्कुल थोड़ा आसान भी बना सकते थे। सबसे बाहर आप बाह्य दलपुंज बना देते, उसके बाद दलपुंज बना देते, उसके बाद आप यहाँ पर अंडाशय, अंडाशय के बाद वर्तिका, वर्तिका के ऊपर आप वर्तिकाग्र, सेम इधर आप ऐसे ही इधर बना सकते हैं। और उसके बाद आप, ये आपका स्त्रीकेसर हो जाता, और उसके बाद आप पुंकेसर बनाते। पुंकेसर में आपको पता है ये तंतु होता है और तंतु के ऊपर पराग कोश होते हैं। इस प्रकार से आप सिंपल डायग्राम भी बना सकते थे, ये आपको डायग्राम बनाना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका? देखिए, आप सबको पता है हमारा आमाशय जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। अब पहला कारण है कि भी ये आपके भोजन के माध्यम को कैसा बनाता है? अम्लीय बनाता है। और अम्लीय बनने के कारण कुछ जो आपके एंजाइम जैसे कि पेप्सिन है, ये सक्रिय होता है। और दूसरा, जो भी आपके भोजन के साथ जीवाणु वगैरह चले जाते हैं उनको ये खत्म करता है। तीसरा आप लिख सकते थे पाचन में मदद करता है, पाचन में मदद करता है, क्योंकि एंजाइम वगैरह ये एक्टिव होते हैं अम्लीय माध्यम के अंदर, जिसकी वजह से आपके भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नामांकित चित्र की सहायता से वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति दर्शाइए, यानी जल कहाँ से कहाँ जाता है। तो देखिए, इसके लिए हम चित्र देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप सोचेंगे कि पादप जो है उसको जल कहाँ से मिलता है, तो सीधी सी बात है, आपको जो भी प्लांट्स होते हैं उनको जल जो इनटेक करते हैं वो जड़ों से करते हैं। तो देखिए, सिंपल आपने एक प्लांट कुछ इस तरह से दिखाया और ये इसकी जड़ें। तो सबसे पहला काम, पौधा जल लेगा, ये जल की मूवमेंट, रूट जो है आपके, मूल जो हैं, जड़ें जो हैं वो जल ग्रहण करती हैं। उसके बाद जाइलम के माध्यम से ये आपके पौधे के विभिन्न भागों तक इस जल का परिवहन होता है, और अंततोगत्वा ये कहाँ पहुँचता है? आपके मुख्य रूप से पत्तियों में पहुँचता है।
और पत्तियों के ऊपर आपको पता है इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं और इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इन रंध्र से जो जल है वो किसके रूप में, वाष्प के रूप में निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो जड़ों से जल कहाँ जाएगा, आपका आपका तने में जाएगा, तने से कहाँ जाएगा, पत्तियों में जाएगा। और यहाँ पर कौन सा तत्व ऐसा है, जाइलम, जो परिवहन करता है, ठीक है। और यहाँ आपके रंध्र हैं और उन रंध्र से क्या होता है, जल जो है वो वाष्प के रूप में निकलना है। तो बिल्कुल कोई इसका एक टिपिकल डायग्राम है नहीं, आप सिंपल बना सकते थे। पौधे के आपने भाग दिखा दिया, जड़ दिखा दिया, तना दिखा दिया, पत्ती दिखा दिया और उनकी मूवमेंट को दिखा दिया। भी जड़ है, ये जल को अवशोषित करती है मृदा से, उसके बाद तने के माध्यम से ये पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। और क्योंकि रंध्रों की संख्या सबसे ज़्यादा पत्तियों पर ही पाई जाती है, और तो फाइनली ये कहाँ पर आया, पत्तियों के अंदर आया और पत्तियों से रंध्रों से होता हुआ ये वाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। अब देखिए, स्वपोषी की अगर हम बात करते हैं तो किसे कहा जाता है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे, ये भोजन खुद बनाते हैं। और विषमपोषी की अगर हम बात करें तो विषमपोषी किसे कहा कहते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते जबकि अन्य के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी पौधे भोजन अपना क्यों बना पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि इनमें क्लोरोफिल प्रकार के जो लवक हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अगर हम स्वपोषी पौधों की बात करेंगे तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें उत्पादक कहा जाता है, जबकि इन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। इसी प्रकार से कोई भी आप खाद्य श्रृंखला लेंगे तो वो कहाँ से शुरू होती है, हमेशा ही उत्पादक से शुरू होती है, जबकि कभी भी विषमपोषी से आपकी खाद्य श्रृंखला शुरू नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप अंतर बता सकते थे। नेक्स्ट आपका है कि मानव पाचन तंत्र का चित्र, केवल चित्र बनाना है। तो देखिए, ये आपका चित्र, ये आपका माउथ हो गया, यहाँ पर ये ग्रसिका है, ग्रसिका के बाद में आपका आमाशय, ठीक है, ये कुछ अग्नाशय जैसे ग्रंथि हो गई, यकृत हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बना सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आई थिंक आपके इतने क्वेश्चन थे। तो ये था आपके विज्ञान के प्रश्न पत्र का हल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और जो बच्चे विज्ञान में रुचि रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि उनको समय पर क्लास 11th केमिस्ट्री की वीडियो, नोट्स और डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलते रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।